हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक और शेयर कीजिए। सारंग विला में जब मृत्युंजय, अमृत, शोभित और विकल्प स्टडी रूम से निकलकर नीचे आते हैं तो देखते हैं नीलवा हाथों में बैग पकड़े वैदिक के हाथ को पकड़े उसे खींच रही थी, लेकिन वैदिक जाने से मना कर रहा था, जिसे देखते हुए मृत्युंजय अपनी सर्द आवाज़ में बोला, क्या हो रहा है यहाँ पर? मृत्युंजय की आवाज़ सुन सब लोगों की नज़र उसकी तरफ मुड़ गई। नीलिमा एक नज़र मृत्युंजय की तरफ देखने के बाद उसे इग्नोर कर वैदिक की तरफ देख उसे खींचते हुए बोली, वैदिक, दिमाग मत खराब करो मेरा, पहले ही कहा था ना मैंने, तुम मेरे साथ चलोगे, चलो यहाँ से। जिसे सुन वैदिक रोते हुए रविंद्र नाथ जी की तरफ देखते हुए, दादू मुझे नहीं जाना है यहाँ से, मुझे यहीं रहना है, मम्मी से कहिए ना। वैदिक को रोता हुआ देखकर शिवांश नीलिमा की तरफ देखते, आंटी, वैदिक नहीं जाना चाहता तो उसे रहने दीजिए ना हमारे साथ। नीलिमा शिवांश की बात सुन उसके गुस्से से उसे घूरते, मेरा बेटा तुम्हारी तरह अनाथ नहीं है, मैं उसकी माँ जिंदा हूँ, इसलिए लवारिसों की तरह उसे इधर उधर नहीं छोड़ सकती। तुम रहो यहाँ, मेरा बेटा नहीं रहेगा। नीलिमा की बात सुन महक गुस्से से बोली, मेरा बेटा लवारिस नहीं है और ज़रा सोच समझ कर बात कीजिए। अगर आगे से मेरे शिवांश को कुछ भी कहा न भूल जाऊंगा कि आप रिश्ते में मेरी लगती क्या है। नीलिमा महक की बात पर घूरते हुए बोली, अच्छा क्या कर लोगे तुम मेरा, भूलना मत, इस घर की बहू मैं तुमसे बड़ी। महक नीलिमा के जवाब पर एक नज़र उसकी तरफ देखने के बाद बोली, बहू होती है घर को संजो कर रखने वाली, घर तोड़ने का काम नहीं करती बहू है। नीलिमा महक की बात पर वैदिक के हाथ को छोड़ उसके सामने अपने दांत पीसने, न जाने कहाँ से तुम मृत्युंजय को मिल गए, इसलिए तुम्हारा एटीट्यूड इतना ऊपर हो गया है, वरना तुम्हारी तो औकात भी नहीं है सारंग परिवार की नौकरानी बनने की। नीलिमा की बात सुन मृत्युंजय उसके सामने आकर उसे महक से दूर करते हुए, मेरी वाइफ से दूर रहो, और उसकी क्या औकात है ये आपको भी दिख रही है, इसलिए तो आप उससे जल रही हो। नीलिमा मृत्युंजय की बात सुन एक सरकास्टिक स्माइल के साथ, तुम लोगों से जलूंगी मैं, और तुम लोगों से क्या ही जलना जो घर के लोगों को घर से निकाल लवारिस और अनाथों के घर में पनाह देते हैं। ये कहते हुए नीलिमा शिवांश की तरफ बड़ी नफरत से देखती है। नीलिमा की नफरत भरी आंखों को देखते हुए शिवांश थोड़ा सा घबरा जाता है और विकल्प के पीछे जाकर खड़ा हो जाता है। वहीं नीलिमा की बात सुन मृत्युंजय रविंद्र नाथ जी की तरफ देखते हुए बोले, दादू आपसे पहले ही कहा था ना इन्हें यहाँ लेकर मत आइएगा, लेकिन फिर भी आप आए, मैंने फिर भी कुछ नहीं कहा, और अब ये मेरे घर के मामले में बोल रही हैं, मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। सावित्री ने मृत्युंजय की बात सुनकर, मृत्युंजय, नीलिमा के कहने का तरीका गलत है लेकिन वो सही कह रही है। सावित्री जी की बात पर मृत्युंजय हैरानी से उनकी तरफ देखते बोला, आप क्या कह रही हो दादी? सावित्री जी मृत्युंजय की बात अपना सर हिलाते हुए शिवांश की तरफ इशारा कर, तुमने इसे गोद लिया, इसे मुझे इस फैसले से एतराज़ था, लेकिन फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब मुझे पता लगता है कि तुम्हें इस अनाथालय में छोड़ देना चाहिए। ये सुनकर मृत्युंजय की मुट्ठी आपस में भींच गई। जब निर्जला सावित्री जी से बोली, माँ आप ये क्या कह रही हैं, सीमांश हमारे घर का हिस्सा है। सावित्री जी निर्जला की बात पर अपनी आंखें चढ़ा, जायदाद में बंटवारे का हिस्सेदार? सावित्री जी के बाद सुन मृत्युंजय गुस्से में चिल्लाकर, बकवास बंद कीजिए। शिवांश मेरा बेटा है, मैं उसका गार्जियन हूँ, उसे पालना, उसके पैरों पर खड़ा करना मेरी जिम्मेदारी है, और आप जिस जायदाद की बात कर रही हैं उसकी उसे कोई ज़रूरत नहीं है। सावित्री जी मृत्युंजय की तेज आवाज़ पर उसकी तरफ देखते हुए बोली, चिल्लाना बंद करो, और तुम इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकते हो कि ये लड़का बड़ा होने के बाद इस घर की जायदाद में हिस्सा नहीं मांगेगा? आखिर तुमने इसे अपना बेटा जो कहा है। मृत्युंजय सावित्री जी के बाद पर एक गहरी सांस भरकर उनकी तरफ देखते हुए बोला, दादी मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, इसलिए प्लीज़ ये सब अपशब्द कहकर आपका जो इमेज है ना मेरी आंखों के सामने उसे नीचा मत गिराइए, क्योंकि मृत्युंजय की आंखों से जो एक बार नीचे गिर गया वो कभी उठ नहीं पाया, चाहे वो अपनी जान क्यों न दे दे। जिसे सुनकर सावित्री जी रविंद्र नाथ जी की तरफ देखते हुए बोली, रवि सुन रहे हो आप, आपका लाडला पोता क्या कह रहा है? रविंद्र नाथ जी सावित्री जी के बात सुनो उसकी तरफ देखते हुए बोले, मृत्युंजय सही कह रहा है सावित्री, क्योंकि तुम मुफ्त में अपने बहन की बेटी को तुम भी घर में रख रही थी, अपने भाई को रख रही थी, तब उन लोगों से तो कुछ नहीं कहा, तो तुम्हें भी कोई हक नहीं है अगर वो किसी को गोद लेकर इस घर में रखता है तो, इसलिए तुम्हें बीच में बोलने का हक नहीं है। रविंद्र नाथ जी के बात सुनो सावित्री जी के मुंह से एक लफ्ज भी नहीं फूट पाया। जिसे देखते हुए नीलवा सबको इग्नोर कर वैदिक के हाथ को फिर से पकड़ते हुए, चलो यहाँ से। जिसे देखकर वैदिक नीलवा से अपना हाथ झटक से छुड़ाकर मृत्युंजय के पीछे जाकर छुपते हुए बोला, मैं नहीं जाऊँगा आपके साथ, आप सब बहुत बुरे हो, आपने शिवांश को गंदा कहा, आपने उसे अनाथ कहा। ये सुनकर नीलमा वैदिक को घूरते हुए बोली, वैदिक मेरा दिमाग खराब मत करो, तुम मेरे साथ असम रहोगे, चलो यहाँ से। वैदिक नीलिमा की बात को अनसुना कर मृत्युंजय के हाथ को कसकर पकड़ते बोला, भाई मैं नहीं जाऊँगा, मैं यहीं रहूँगा आप लोगों के साथ।
जब चित्रांग, जो कि माही को लेकर बाहर गया हुआ था, घर आया और वहाँ के माहौल को देखते उसे अजीब लगने लगा। जब नीलिमा की नज़र चित्रांग पर गई, जिसे देखते ही नीलिमा के खून जल गया और चित्रांग को घूरते हुए बोली, खूनी कहीं कि मेरे पति को मार डाला तुमने, अब मेरे बेटे को मुझसे दूर कर रहे हो। अचानक नीलिमा की बात सुनकर चित्रांग थोड़ा शॉक हो गया और कन्फ्यूजन में सब लोगों की तरफ देखने लगा। जब उसकी नज़र मृत्युंजय पर गई, जो कि बहुत गुस्से से नीलिमा को घूर रहा था, चित्रांग के चेहरे के एक्सप्रेशंस को देखते हुए शोभित चित्रांग की तरफ देखकर बोला, चित्रांग कमरे में जाओ, यहाँ बकवास हो रहा है और कुछ नहीं। जिसे सुनकर नीलिमा शोभित को गुस्से से घूरते हुए बोली, तुम अपना मुंह बंद करके रखो। शोभित नीलिमा की बात सुन अपनी आंखें छोटी करके बोला, आप जरा तमीज़ से बात कीजिए और मुंह बंद करने की ज़रूरत मुझे नहीं है, आपको है। और दूसरी बात, एक रेपिस्ट और क्रिमिनल को इतने गर्व के साथ पति कहते हुए आपको शर्म नहीं आती? नीलिमा शोभित की बात सुन अपने दांत पीसते हुए बोले, अपने अंदर झांक कर देखो, उसके बाद मेरे पति पर उंगली उठाना। शोभित नीलिमा की बात को इग्नोर करते हुए वैशाली की तरफ देखकर बोला, मैं इरिटेट हो गया यार, आप लोग ही संभालो इन्हें, कितनी बकवास करती है। इतना कहकर शोभित शिवांश के पास आकर उसके हाथ को पकड़ते हुए बोले, चलो यहाँ पर खड़े होकर सब लोगों का बकवास क्या सुन रहे हो। शिवांश शोभित की बात सुनकर आंखों में आंसू लिए उसकी तरफ देखकर बोला, मुझे मर जाना चाहिए था मेरे मम्मी और पापा के साथ। ये सुनकर सभी दंग रह गए और महक नम आंखों से शिवांश की तरफ देखते हुए उसके पास आकर बोली, क्यों, हमारा प्यार कम हो गया क्या जो तुम ऐसी बात कर रहे हो। शिवांश महक के पास उनसे गले लगाकर रोते हुए, मॉम मुझे लगा था सभी मुझे प्यार करते हैं, लेकिन यहाँ पर सब मुझसे नफरत करते हैं, मुझे यहाँ नहीं रहना। जिसे सुनकर महक शिवांश के पीठ को सहलाते हुए बोली, जहाँ बहुत सारी अच्छाइयाँ होती हैं वहाँ पर थोड़ी बुराई होती है शिव, इसका मतलब ये तो नहीं कि हम बुराई के डर से भाग जाए। जिसे देखकर मृत्युंजय महक से बोला, महक शिव और सभी बच्चों के कमरे में लेकर जाओ। महक मृत्युंजय के बाद अपना सिर हिला देती और शिवांश वैद्य की तरफ देखते हुए कहती है, चलो। इतना कहकर महक माही की तरफ देखते हुए, माही अभ्यक्त और समृद्धि को भी ले आओ। माही महक के बाद अपना सिर हिला देते और वहाँ पर सोफे पर बैठे सब कुछ देख रहे समृद्धि और अभ्यक्त को उठाकर महक के पीछे चली जाती। नीलिमा जाते हुए वैद्य की तरफ देखने के बाद मृत्युंजय की तरफ देखते हुए, मृत्युंजय मेरे बेटे को मुझे वापस करो, फिर तुम लोग भाड़ में जाओ, मुझे कोई मतलब नहीं है। रविंद्रनाथ जी नीलिमा की बात सुनकर बोले, नीलिमा वैद्य कहीं रहेगा, इसलिए तुम ये सब तमाशा करना बंद करो। नीलिमा रविंद्रनाथ जी की बात सुन उसकी तरफ गुस्से में देखते हुए बोली, मेरा बेटा यहाँ क्यों रहेगा पापा। फिर चित्रांग की तरफ इशारा करते हुए बोला, एक तो आपने इस खूनी को कोई सज़ा नहीं दिलवाई, और फिर मृत्युंजय की तरफ इशारा करते हुए, और ये हर वक्त सब लोगों के ऊपर तानाशाह झाड़ता रहता है, फिर भी इसे कुछ नहीं कहा जाता, और अब मेरे बेटे को मुझसे दूर किया जा रहा है, मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी। जब एंट्रेंस से आवाज़ आई तो बर्दाश्त करने के लिए कौन कह रहा है, जाओ यहाँ से। उस आवाज़ को सुनकर सब लोग सर घुमाकर पीछे देखते हैं, जहाँ पर विप्लव मुंह बनाए खड़ा हुआ था और उसके साथ में हिमांशी भी खड़ी सब कुछ कन्फ्यूजन में देख रही थी। जब वहाँ पर करण नित्या के साथ आ जाता है, वहीं विप्लव की बात सुनकर नीलिमा उसे इग्नोर कर रविंद्रनाथ जी से बोली, मुझे किसी से कोई झगड़ा नहीं करना, मुझे बस मेरा बेटा चाहिए। रविंद्रनाथ जी नीलिमा की बात सुनकर बोले, उसके फ्यूचर और केयर दोनों के लिए वैदिक का मुंबई में रहना ज़्यादा अच्छा है, इसलिए ये सब बकवास करना बंद करो। रविंद्रनाथ जी की बात पर नीलिमा अपना सर नहीं में हिलाकर बोली, मैं अपने बेटे का फ्यूचर बना लूँगी, आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब मुझे अच्छे से पता चल गया है कि आप सब लोग मेरे बेटे को मुझसे दूर करना चाहते हो। विप्लव नीलिमा की बात पर अंदर आते हुए विकल्प के पास आकर बोला, यहाँ पर हो गया रहा है। विकल्प विप्लव की बात सुन उसकी तरफ देखते हुए बोले, ये सब छोड़, तू ये बता, तू इतना सज धज कर कहाँ जा रहा है। जिसके जवाब में विप्लव हिमांशी की तरफ इशारा करते हुए बोला, इसके साथ डेट पे जा रहा हूँ कुछ दिन के लिए इंदौर, कल सुबह 4 बजे ट्रेन है हमारी। जिसे सुनकर विकल्प हैरानी से हिमांशी की तरफ देखते हुए, सच में तुम लोग डेट पे जा रहे हो। हिमांशी विकल्प की बात सुन अपना सिर हिला देती है। जब नीलिमा मृत्युंजय की तरफ देखते हुए कहती है, मृत्युंजय मेरा बेटा मुझे वापस करो। मृत्युंजय नीलिमा की बात सुनकर बोला, अगर वो जाना चाहता है तो ले जाइए, लेकिन वो नहीं जाना चाहता। ये सुनकर नीलिमा का खून जल गया और वो पागलों की तरह मृत्युंजय के पास आते हुए उसे मारने के लिए हाथ ऊपर करती है, जिसे देखकर मृत्युंजय उसके हाथ को पकड़कर उसे खुद से दूर करते हुए कहता है, पागल हो गई है क्या। जिसे सुनकर नीलिमा गुस्से से मृत्युंजय को घूरते हुए, सब कुछ बर्बाद कर दिया तुम लोगों ने। नीलिमा की बातों को इग्नोर करते हुए मृत्युंजय चित्रांग की तरफ देख कर बोला,
वो स्टेज डेकोरेटर आ गया है ना। चित्रांग मृत्युंजय के सवाल पर एक नज़र नीलिमा की तरफ देखने के बाद अपना सिर हिला देता है। वहीं अपनी बात को इग्नोर करते हुए देखकर नीलिमा गुस्से से मृत्युंजय से, मेरे बेटे को मुझसे दूर कर रहे हो? काश उस दिन सच में तुम्हारा वो बेटा जहर वाला खीर खा जाता तो आज वो भी मर चुका होता। नीलिमा की बात सुनकर वहां खड़े सभी लोग स्तंभ होकर उसकी तरफ देखने लगे। वहीं मृत्युंजय के चेहरे के एक्सप्रेशंस पूरी तरीके से बदल गए और उसे याद आने लगा अन्नप्राशन संस्कार का दिन, जिस दिन वर्षा के कारण अव्यक्त बच्चों को जहरीला खीर नहीं खिलाया गया था, जिसे याद करते हुए मृत्युंजय नीलिमा को बुरी तरीके से घूरते हुए अपने दांत पीस कर बोला, इसका मतलब तुमने मेरे बेटे को मारने की कोशिश की? जिसे सुनकर नीलिमा अपने गुस्से में मृत्युंजय को घूरते हुए, हाँ, मैंने ही जहर मिलाया था उसमें ताकि तुम्हारा वो बेटा मर जाए और तुम जैसे इंसान के औलाद को जिंदा रहने का कोई हक नहीं। अभी नीलिमा गुस्से में मृत्युंजय को अनाप शनाप कह रही थी जब वो एक झन्नाटेदार थप्पड़ उसके गाल पर पड़ी, जिसे देखकर सभी लोग सन्न रह गए। जब अमृत आगे बढ़कर वैशाली को पकड़ते हुए बोला, वैशाली। वैशाली अमृत के हाथ को झटक नीलिमा के बाल को कसकर पकड़ते हुए बोली, शाली, हमारी बेटे को मारेगी? हम तुझे ऐसी मौत देंगे ना कि दोबारा कभी पैदा होने से पहले भी 100 बार सोचेगी। जब अमृत आगे बढ़कर वैशाली को पकड़ते हुए, वैशाली। वैशाली अमृत का हाथ को झटक नीलिमा के बाल को कसकर पकड़ते हुए बोली, शाली, हमारी बेटी को मारेगी? हम तुझे ऐसी मौत देंगे ना कि दोबारा कभी पैदा होने से पहले 100 बार सोचेगी। इतना कहकर वैशाली नीलिमा को मारने के लिए फिर से हाथ ऊपर करती है, जिस पर रचना वैशाली के पास आकर उसके हाथ को पकड़ते हुए कहती है, वैशाली, तमीज से। जिसे सुनकर वैशाली रचना से अपना हाथ छुड़ाते हुए गुस्से में नीलिमा की तरफ इशारा कर, छोटी काकू, सासू कहकर इतना इज्जत दे रहे थे तो साली सर पर चढ़ रही है, हमारी बेटी को मारेगी। भूल गई क्या अपने पति की मौत? ये देखकर नीलिमा गुस्से से वैशाली को घूरते हुए, तुमने मुझे मारा? ये कहते नीलिमा वैशाली को करने के लिए अपना हाथ ऊपर करती है, जिस पर निर्जला नीलिमा के हाथ को पकड़ झटकते उसके गाल पर एक तमाचा रसीद देती है। नीलिमा निर्जला के थप्पड़ मारने पर अपने गाल पर हाथ रख उसकी तरफ हैरानी से देखने लगे, जिसे देखते हुए निर्जला गुस्से में बोली, शेख। निर्जला के चिल्लाने पर वहां पर उनका सिक्योरिटी इंचार्ज दौड़ते हुए चलाए और जिसे देखकर निर्जला नीलिमा की तरफ इशारा करते हुए शेख से, इसे यहाँ से निकालो वरना पुलिस को कॉल करके अंदर भिजवाओ। इसे निर्जला के बाद सुनकर शेख मृत्युंजय की तरफ देखने लगा, जिसे देखते हुए मृत्युंजय अपनी आंखें झपका कर उसे नीलिमा को ले जाने का इशारा कर, जिसे देखते हुए शेख अपना सिर हिलाकर नीलिमा की तरफ देखते हुए बोला, चलिए यहाँ से। इतना कहकर शेख नीलिमा को वहाँ से ले जाने लगा, जिस पर नीलिमा चिल्लाते हुए सब लोगों की तरफ देखते हुए बोली, तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं, सबसे चुन चुन कर बदला लूँगी। वापस आऊँगी मैं मृत्युंजय तुम्हारे वंश को राख में मिलाने के लिए। जिससे बस मृत्युंजय जाता हुआ बिना किसी भाव को देखने लगा। उसके दिमाग में क्या चल रहा था ये तो बस वही जान सकता था। जब नीलिमा के जाने के बाद निर्जला अपने माथे पर हाथ रखकर वहीं पर सोफे पर बैठकर अपने चेहरे को हाथों से ढक लेती है और सिसकने लगती है। रविंद्रनाथ जी रोती हुई निर्जला की तरफ देख उसके पास आकर उसके सर को थपथपाते हुए बोली, रोना बंद करो बहू, जो होना था हो गया। रविंद्रनाथ जी की बात पर निर्जला अपने चेहरे से हाथ हटाकर आंखों में आंसू लिए रविंद्रनाथ जी की तरफ देखते हुए बोली, लेकिन क्यों पापा? सिर्फ हमारे ही परिवार में इतनी नफरत क्यों? क्या जायदाद से बढ़कर कुछ नहीं होता? जिसे सुनकर रविंद्रनाथ जी निर्जला को देखते बोले, हम किसी की सोच को नहीं समझ सकते, हम सिर्फ परवरिश दे सकते हैं, लेकिन उसे हमारे बच्चे किस तरह से ग्रहण करना चाहते हैं उनके ऊपर है। रविंद्रनाथ जी की बात को सुनते हुए मृत्युंजय उसकी तरफ देख कर बोला, मैं ऑफिस से आता हूँ। मृत्युंजय की बात सुन रचना उसकी तरफ देख रहे, जय, शाम को घर में फंक्शन है, कहीं मत जाओ, तुम्हें महक के पास जाना चाहिए, वहाँ शिवांश रो रहा होगा। रचना के बाद मृत्युंजय अपना सिर नहीं में हिलाते हुए, मेरा बेटा समझदार है, बेवकूफ़ और फालतू लोगों की बातों के दिमाग में नहीं लेता, इसलिए आप परेशान मत हुई। इतना कहकर वहाँ से जाने लगा, जिसे देख अमृत मृत्युंजय के पास आ उसके हाथ को पकड़ते हुए बोला, नहीं मत जाओ। मृत्युंजय अमृत से अपना हाथ झटके से छुड़ा उसकी आंखों में घूरते बोले, मैं वही करूँगा जो मुझे अच्छा लगेगा। इतना कहकर मृत्युंजय अपने कदम बिलक के बाहर की तरफ बढ़ा दिया, जिसे देख अमृत सब लोगों की तरफ देखते हुए बोला, जो होना था हो गया, प्लीज़ अब आप लोग शाम के फंक्शन की तैयारी कीजिए, मैं जय के साथ जा रहा हूँ। इतना कहकर अमृत जल्दी से दौड़ते हुए मृत्युंजय के पीछे चला जाता है। मृत्युंजय के चेहरे के एक्सप्रेशंस को याद करते हुए विकल्प को अपने शरीर में सेंस महसूस होने लगा, जिसे देखकर विप्लव आंखें चढ़ाते हुए बोला, आपको क्या हुआ, इतना काँप क्यों रहे हो? विप्लव के सवाल पर विकल्प उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्या तुम सब कभी ब्रो के साथ
अमृत ब्रो के ऑफिस गए हो, जिस पर विप्लव अपना सर नहीं हिलाते। मुझे वहाँ पर कोई काम ही नहीं है तो मैं क्या करने जाऊँगा। आप भाई के साथ रहते हो तो आप जाओ। ये सुनकर विकल्प अपना सिर हिलाते हुए बोला, बहुत अच्छी, और कभी वहाँ जाने का सपना भी मत देखना। विकल्प की बात को सुनते हुए विप्लव उसकी तरफ देखकर आंखें चढ़ाते हुए बोला, क्यों ब्रो का ऑफिस हॉन्टेड ऑफिस है क्या? जिस पर विकल्प अपना सर नहीं हिलाते बोला, उससे भी बुरा है। विकल्प की बात पर विप्लव मुंह बनाते हुए, झूठ बोल रहे हो ताकि आप चाहते हो कि मैं कभी वहाँ जा ही नहीं पाऊँ। विप्लव की बात पर विकल्प अपना सर नहीं हिलाते हुए, तुम्हारी मर्जी, तुम जब चाहे तब जाओ, कोई रोकेगा नहीं। ये सुनकर विप्लव एक आह भरते हुए रचना के पास आकर बोला, मॉम यहाँ पर हो क्या रहा है, मुझे कोई बताएगा। रचना विप्लव के सवाल पर अपना सर नहीं हिलाते हुए बोली, कुछ भी नहीं हो रहा है, तुम हिमांशी को कमरे में लेकर जाओ। रचना की बात सुनकर विप्लव बड़ी बड़ी आंखों से उसकी तरफ देखने के बाद हिमांशी की तरफ इशारा करते हुए बोला, मैं इसे अपने बेडरूम में लेकर जाऊँ। विप्लव के रिएक्शन पर विकल्प आंखें चढ़ाते हुए बोला, क्यों, कमरे में लेकर जाने में क्या दिक्कत है? विप्लव विकल्प की बात सुनकर अपना सर हिलाते हुए बोला, ऑफ कोर्स मुझे दिक्कत है, शादी से पहले मैं इसे अपने बेडरूम में क्यों आने दूँ। विप्लव के लॉजिक को सुनकर सभी लोग निराशा से अपनी गर्दन हिला देते हैं तो रचना विप्लव को घूरते हुए कहती है, मैं तुम्हें हिमांशी को तुम्हारी नहीं बल्कि उसके गेस्ट रूम में ले जाने के लिए कह रही थी। जिसे सुनकर विप्लव अपना सर हिला हिमांशी की तरफ देखते हुए, चली जाओ गेस्ट रूम में। विकल्प विप्लव के बाद सुनो उसके पीठ पर थप्पड़ मारते हुए बोला, बदतमीज, चाची तुझे उसे छोड़ने जाने के लिए कह रही है ना, तो जा उसके छोड़ने। ये सुनकर विप्लव अपना सर नहीं हिलाते हुए मुंह बनाकर हिमांशी के हाथ को पकड़ उसे अपने साथ लेकर गेस्ट रूम की तरफ चला जाता है। विप्लव के जाने के बाद करण चित्रांग के पास आकर उसकी तरफ देखते हुए बोला, ये सब क्या था? चित्रांग करण के सवाल पर अपना सर नहीं हिलाते बोला, मुझे नहीं पता, मैं जब आया तो ऑलरेडी यहाँ का सीन क्रिएट हो चुका था। करण चित्रांग के बाद अपना सर हिला कशिश की तरफ देखते बोला, मैं यहाँ पर बताने आया था कि नित्या और मैंने रशिया की रिटर्न टिकट बुक कर ली है और हम वापस जा रहे हैं। जिसे सुनकर चित्रांग हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए, लेकिन तुमने तो बताया ही नहीं था कि तुम वापस जा रहे हो। चित्रांग की बात पर करण अपना सिर हिलाते हुए, इसलिए तो बताने आया हूँ कि मैं और नित्या वापस रसिया जा रहे हैं। करण की बात पर रचना उसकी तरफ देखते हुए बोले, लेकिन इतनी जल्दी रिटर्न टिकट बुक करवाने की क्या ज़रूरत थी, कुछ दिन रह कर जाना चाहिए था ना। जिस पर करण अपना सिर नहीं हिलाते हुए रचना से बोला, आप लोगों का इतना प्यार देखकर अच्छा लगा, लेकिन वहाँ पर मुझे बहुत काम है और ऑलरेडी काफ़ी वक्त से मैं इंडिया में था, इसलिए काम नहीं हो पाया था। अब मैं इजाज़त चाहूँगा। करण की बात सुन सभी अपना सिर हिला देते हैं। जब नित्या चित्रांग के पास आकर उसकी तरफ एक बॉक्स बढ़ाते हुए बोली, मैं सुधांशु से मिल नहीं पाई, ये मेरी तरफ से सुधांशु को थैंक यू गिफ्ट दे देना। चित्रांग नित्या के बात पर कन्फ्यूजन में उसकी तरफ देखकर, किस बात का थैंक यू? जिस पर नित्या हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, सब भूल सकते हैं लेकिन मैं भूल सकती कि मुझे उस मौत के मुंह से सुधांशु ही बाहर लेकर आया था। शायद अगर वो उस दिन ना होता तो मैं जिंदा भी ना होती। ये सुनकर चित्रांग अपना सिर हिला देता है तो नित्या मीरा और कशिश की तरफ देखते हुए कहती है, आप लोगों से मिलने के आऊँगी रक्षाबंधन में। इतना कहकर नित्या जाकर कशिश के गोद में बैठी राशि के गाल पर किस करते हुए बोली, बुआ को मिस करना मत भूलना राशि। राशि नित्या की बात से मुस्कुरा देती है तो कशिश नित्या के सिर पर सहलाते हुए कहता है, अपना ख्याल रखना और अच्छे से जाना, और कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो मुझे कॉल करना। कशिश की बात सुन करण उसकी तरफ देखते हुए बोला, डोंट वरी, मेरी बीवी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये सुनकर मीरा करण की तरफ देखते हुए बोली, और वही तुम्हारे लिए बेहतर है। करण मीरा के बात को सुनकर भी इग्नोर कर देता है और नित्या के हाथ को पकड़ते हुए कहता है, चले। नित्या अपना सिर हिला देती है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखना। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।